Good morning students, I am your chemistry teacher Swati and today the discussion will be on topic electronic energy as a negative energy. So when the electron is at the distance infinity from the nucleus, there is no force of attraction on the electron by the nucleus. See, in the Bohr's model of atom we have studied that the energy that is associated with the stationary states is basically negative, that is minus 13.6 electron volt upon n square, or there we have studied the values minus 2.18 into 10 raised to the power minus 18. Find z square upon n square, or minus 1312 z square upon n square, that is kilojoule per mole. So in different units the value of energies are different, but the negative sign is same. So it means the energy is basically negative. The why the electronic energy is negative, that the main thing we are discussing here. Now what is there when the electron is at the distance infinity from the nucleus, there is no force of attraction on the electron by the nucleus. जब इलेक्ट्रॉन आपका बहुत दूर है न्यूक्लियस से, सपोज इट इज़ एट द इन्फिनिटी, एट दैट सिचुएशन, एट दैट डिस्टेंस न्यूक्लियस का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं है. Hence the energy of the electron at distance infinity from the nucleus is taken as zero. तो हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस से बहुत दूर है और न्यूक्लियस का उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो एनर्जी जो है न्यूक्लियस की वो ज़ीरो है. एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो ज़ीरो है. सो एज इलेक्ट्रॉन मूव्स टुवर्ड द न्यूक्लियस, अब जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ मूव करेगा, इट एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस. वो न्यूक्लियस से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस करेगा या फेस करेगा. एज अ रिजल्ट सम एनर्जी इज गिवन आउट, तो जिसकी वजह से कुछ एनर्जी उसकी रिलीज हो जाएगी, बिकॉज इट इज़ फेसिंग सम energy, some force of attraction, some force it is facing. Since its value was already zero, already उसकी value zero थी, and hence now it is giving out some energy. So because if it is giving out some energy, so it becomes negative. So as the electrons come more and more close to the nucleus, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन और पास आएगा न्यूक्लियस की, अट्रैक्शन और इंक्रीज होगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. hence the energy of the electron becomes less and less, or it will become more and more negative. This explains why the energy decrease as we move from outer to inner shell. So क्यों एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की आउटर से इनर शेल पे मूव करने में डिक्रीज करती है, बिकॉज जब इलेक्ट्रॉन इनर शेल की तरफ मूव करता है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे इंक्रीज़ कर जाता है. तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ करने की वजह से इलेक्ट्रॉन कुछ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो अपनी कुछ एनर्जी रिलीज़ करने लग जाता है. जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा, उतनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फेस करेगा, उतना ज़्यादा उसकी एनर्जी में लॉस होगा, और उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी जीरो से नेगेटिव में हो जाएगी. तो मोर एंड मोर एनर्जी विल बिकम नेगेटिव, और एनर्जी विल बिकम बेसिकली लेस एंड लेस. Next is the quantization of electronic energy. That energy related to the electron is basically quantized. Means that a quantity that cannot change gradually or continuously to have an arbitrary value, but changes only abruptly and discontinuously to have certain definite and discrete values. क्वांटाइजेशन का मतलब है बेटा कि क्वांटिटी जो है ग्रेजुअली चेंज नहीं हो रही है, कॉन्टीन्यूसली चेंज नहीं हो रही है, बट एकदम से अब्रप्टली चेंज हो जाएगी. अगर वैल्यू एकदम से अब्रप्टली चेंज हो रही है तो इट मीन्स वो डिसकॉन्टीन्यूसली चेंज हो रही है, और अब्रप्टली और डिसकॉन्टीन्यूसली अगर चेंज हो रही है यानी कि उस चीज़ के पास कोई एक फिक्स वैल्यू है. अगर वो लूज़ होगी तो एकदम से उतना ही अमाउंट लूज़ होगा, ये नहीं कि कुछ भी अमाउंट लूज़ हो सकता है. तो अगर किसी के पास कोई चीज़ अगर फिक्स है तो जो लूज़ करेगा तो फिक्स अमाउंट में ही करेगा. चाहे एक बार करे तो उसका एक फिक्स अमाउंट करेगा, दो बार करेगा तो उसी अमाउंट का दो बार वो फिक्स लूज़ करेगा. सो एनर्जी जो है आपकी क्वांटाइज्ड है. क्वांटाइज्ड मीन्स जो क्वांटिटी है वो एकदम से कॉन्टीन्यूसली चेंज नहीं होगी कि आपको कॉन्टीन्यूसली दिख रही है चेंज हो रही है या ग्रेजुअली चेंज हो रही है, बट वो आर्बिट्ररी होगी, एब्रप्टली होगी. ठीक है ना, वो एब्रप्टली चेंज होगी या डिसकॉन्टीन्यूसली चेंज होगी, एक डिस्क्रीट वैल्यू एकदम से गायब हो जाएगी. सो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्टन फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स. इलेक्ट्रॉन जो है आपके न्यूक्लियर ऑर्बिट्स में जो रिवॉल्व कर रहे हैं वो बेसिकली फिक्स हैं, एंड इन विच दे कैन कंटिन्यू रिवॉल्विंग विदाउट गेनिंग और लूजिंग एनर्जी. जिनके अंदर वो कॉन्टीन्यूसली मूव कर रहे हैं विदाउट गेनिंग और लूजिंग एनर्जी. एंड द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन नॉट चेंज कॉन्टीन्यूसली बट कैन हैव ओनली डेफिनेट वैल्यूज़. और एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन की वो भी आपकी कॉन्टीन्यूसली चेंज नहीं हो सकती है, तो इसी वजह से इसकी जो वैल्यू है वो भी कैसी होगी, डेफिनेट होगी. तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वांटाइज्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जिन शेल्स में प्रेजेंट है, एनर्जी शेल्स में प्रेजेंट है या ऑर्बिट्स में प्रेजेंट है, उनकी एनर्जी भी क्या है, फिक्स है, क्वांटाइज्ड है. सो इट मीन्स द इलेक्ट्रॉन जो उसमें रिवॉल्व कर रहा है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, फिक्स होगी. फाइन. देन यूजफुलनेस ऑफ बोहर्स मॉडल. अब यूजफुलनेस क्या है, एक तो ये है कि एक्सप्लेन करता है एटम की स्टेबिलिटी को. एन इलेक्ट्रॉन कैन नॉट लूज एनर्जी एज लॉन्ग एज इट स्टेज इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. फाइन. तो इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में है जिसकी एनर्जी फिक्स है तो वहाँ इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज़ नहीं करेगा. सो अगर एनर्जी लूज़ कर ही नहीं रहा तो इट मीन्स वहाँ पे एटम क्या है, स्टेबल है, जो कि ये रदरफोर्ड का एक बेसिकली ड्रॉबैक था, क्योंकि रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया.
रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये ड्रॉबैक आया कि अगर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं और न्यूक्लियस से बेसिकली जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट होगा या रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी लूज़ करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो एक ना एक दिन जब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लूज़ कर रहा है और रिवॉल्व कर रहा है तो एक ना एक दिन वो एनर्जी डिक्रीज़ हो के न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। तो न्यूक्लियस में गिर जाएगा तो एटम स्टेबल ही नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को बोहर ने एक्सप्लेन किया। इस चीज़ पे बोहर ने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है ऑर्बिट में रिवॉल्व तो करेंगे, लेकिन उन ऑर्बिट्स में करेंगे जिनकी एनर्जी फिक्स है। और जब इलेक्ट्रॉन फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करेंगे तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स की भी एनर्जी फिक्स रहेगी। इट मीन्स वहाँ एनर्जी ना तो इलेक्ट्रॉन की लॉस होगी, ना वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी गेन होगी। जब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ना गेन हो रही है और ना लॉस हो रही है, इट मीन्स वहाँ पे स्टेबिलिटी जो है एटम की वो बरकरार है। सेकेंड यूजफुलनेस क्या है, इसने लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया। इट एक्सप्लेन्स द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। An electron neither emits nor absorbs energy as long as it stays in a particular orbit. But when an atom is subjected to electric discharge or high temperature, an electron in the atom may jump from the normal level to the some higher level. Since the lifetime of the electron in the excited state is short, it returns to some lower back energy and even to the ground state in one or more jumps. During each such jump, energy is emitted in the form of a photon of a light of a definite wavelength of frequency. The frequency of the photon of light emitted depends upon the energy difference of the two energy level concerned, that is given by E2 minus E1, that is equals to h nu, where E2 is the energy of higher energy level and E1 is the energy of lower energy level and h is the Planck's constant. Fine. सो उसने स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के। तो ये हम पोस्टुलेट पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में कि इलेक्ट्रॉन जो है बेसिकली अपनी ना तो एनर्जी एमिट करेगा ना लॉस करेगा। होगा क्या, बाहर से जो हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे एटम्स को, उन एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करके किसी भी एक्साइटेड स्टेट में जा सकता है। और जब वो एक्साइटेड से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा। वो एनर्जी हमें एज ए लाइट की फॉर्म में नज़र आएगी और उस एनर्जी की कुछ ना कुछ लाइट की कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी या फिर क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। और हम ये भी पता लगा सकते हैं कि उस लाइट की कितनी फ्रीक्वेंसी होगी अगर हमें ये पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन सी ऑर्बिट से किस ऑर्बिट तक जंप कर रहा है। अगर हमें उन ऑर्बिट्स का पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन पहले एक्साइटेड लेवल 4 में था या एक्साइटेड लेवल 5 में था और वो उसके बाद जंप करके या तो 2 में आ गया या 1 में आ गया, तो अगर हमें फाइनल इनिशियल स्टेट्स के स्टेशनरी लेवल्स पता चल जाएँ इलेक्ट्रॉन के, तो हम कितनी फ्रीक्वेंसी और रेडिएशन एमिट करेगा वो भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला E2 minus E1 is equals to h nu. नाउ नेक्स्ट इज़ दी लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है इसकी, पहली ये है कि इसने मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में कोई बात नहीं करी, ना ही मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रा के बारे में इसने बेसिकली मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के स्पेक्ट्रा के बारे में इसने एक्सप्लेन किया। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम का मतलब है कि जहाँ इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा प्रेजेंट है। फाइन. So when spectroscope with better resolving power were used, it was found that even in case of hydrogen spectrum, each line was split up into a number of closely spaced lines which could not be explained by Bohr's model of atom. तो ये जस्ट सेइंग कि अगर हम चलो उसने मल्टी इलेक्ट्रॉन को तो एक्सप्लेन किया ही नहीं, लेकिन जो सिंगल इलेक्ट्रॉन भी आपका स्पेक्ट्रा था, और अगर हमने सिंगल इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रा को बहुत ही जब क्लोजली ऑब्जर्व किया तो हमने ये देखा कि वो लाइंस भी और लाइंस के अंदर बेसिकली टूटी हुई हैं या स्प्लिट अप हैं। फाइन. जो बोहर ने एक्सप्लेन नहीं किया कि आपको लाइन स्पेक्ट्रम में फाइन लाइंस तो दिख रही हैं, बट जब क्लोजली आप उन फाइन लाइंस को भी देखोगे तो वो भी ऑलरेडी स्प्लिट अप है। तो ये इसका ड्रॉबैक है। सेकंड इज इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। इसने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया कि जो लाइन स्पेक्ट्रम की लाइंस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में भी स्प्लिट कर रही हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी स्प्लिट कर रही हैं। तो स्पेक्ट्रम की लाइंस का मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट करना, उस इफेक्ट को हम कहते हैं ज़ीमन इफेक्ट, और स्पेक्ट्रम की लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट होना उसको हम बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट. So if the source emitting radiation is placed in a magnetic field or in an electric field, it is observed that each spectrum line splits up in a number of lines. तो अगर किसी सोर्स को हम जो रेडिएशन एमिट कर रहा है बेसिकली उसको हम मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो हमें ऑब्जर्व करेंगे कि हर एक स्पेक्ट्रल लाइन जो है और फर्दर नंबर ऑफ लाइंस में स्प्लिट अप्स हैं. एंड द स्प्लिटिंग द स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ज़ीमन इफेक्ट, while the splitting of spectral lines in magnetic field is called Stark effect. And third is that inability to explain the 3D model of atom. 3D model को भी एक्सप्लेन नहीं किया. Inability to explain the shapes of molecules, उसने मॉलिक्यूल्स के शेप्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया. एंड इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन दी ब्रॉगली कंसेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. इसने इन दोनों ना तो डी ब्रॉगली कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया ना ही हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया. सो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम.